संचालक हमने देखा, संचालक प्रतिनिधि के रूप में भी है। तो वो वेतन अधिकारी, वो कर्मचारी नहीं है वेतन पाने का, लेकिन उसने अपने कार्य और सेवा के बदले उसको पारिश्रम दिया जाता है। और कंपनी के संचालक, वो संचालन करने के लिए उसे अंशधारियों ने चुना हुआ है, इसलिए वो प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। आवेदन पत्र में जो जो मर्यादा बताइए उसके अंदर में रहकर उसको कार्य करना है। और सत्ता के बाहर अगर कोई कार्य करेगा तो व्यक्तिगत रूप से वो व्यक्ति संचालक जिम्मेदार रहेगा। तो संचालक प्रतिनिधि रूप में भी एक कानूनी के रूप में अस्तित्व में आता है। संचालक प्रबंधकीय साझेदार के रूप में, प्रबंधकीय, प्रबंध मतलब व्यवस्था करने वाला व्यक्ति। तो अंशधारक कंपनी के मालिक है, वे अपने में से ही एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं जो कंपनी के संचालन के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार संचालकों का दर्जा प्रबंधकीय साझेदार स्वरूप का होता है। मालिकी रूप से अंश आवंटन, अंशों की किस्त मंगवाना, सामूहिक निर्णय लेना साझेदार नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको साझेदार नहीं कर सकते, कारण कि साझेदारी में एक साझेदार का कार्य दूसरे साझेदार की जिम्मेदारी बनता है, परंतु संचालक अपने कार्यों द्वारा अन्य संचालकों को जिम्मेदार नहीं बना सकता। दूसरे साझेदारों का संबंध स्थायी स्वरूप का होता है, जबकि संचालक क्रमानुसार निवृत्त होते हैं। तो यहाँ पर है कि वो साझेदार के रूप में कार्य करता है, साझेदार के जैसा वो कार्य कर सकता है, साझेदार के जैसा पहचाना जाता है, पर वो साझेदार है नहीं। संचालक है वो साझेदार के रूप में होता है पर साझेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो साझेदार के रूप में कार्य करता है, एक प्रकार से गिन ले तो। क्यों? कि अंशधारक है, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है वो कंपनी के मालिक है। अभी वो सभी संचालक, अंशधारक अपने में से एक व्यक्ति को चुनते और वो संचालक बन गया। संचालक है वो आवेदन पत्र, नियमन पत्र के अधीन में रहकर कार्य भी करता है और प्रबंध सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करता है, जैसे शेयर प्रकाशित करना, विज्ञापन पत्र बनाना, नियमन पत्र बनाना, फिर शेयर का आवंटन करना, रजिस्ट्रार पत्र बनाना, आवंटन का पत्र बनाना, शेयर किस्त मंगवाना, शेयर की रकम जमा करना, शेयर जब्ती का कार्य करना, सामूहिक निर्णय लेना, ये सब कार्य कौन करता है? संचालक। तो साझेदार की तरह ही हुआ, लेकिन साझेदार नहीं कह सकते। क्योंकि एक साझेदार की गलती सभी साझेदार को भुगतनी पड़ती है। व्यवसाय में एक साझेदार का कार्य दूसरे के ऊपर निर्भरता है, दूसरा जिम्मेदार बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि संचालक ने जो कार्य किया वो स्वयं उसके लिए जिम्मेदार बनेगा, अन्य संचालकों को वो जिम्मेदार ठहराया जाएगा नहीं। और साझेदार है वो मालिक है और वो हमेशा के लिए रहने वाले, वो निवृत्त होते नहीं है। लेकिन संचालक है वो स्थायी रूप में नहीं होते, क्योंकि वो क्रम अनुसार बदलते रहते हैं। कुछ समय के बाद उनकी निवृत्ति हो जाती है और अन्य नया संचालक आ जाता है व्यवसाय का संचालन करने वाला, इसलिए वो साझेदार के रूप में कार्य करता है पर साझेदार कहलाता नहीं है। संचालक ट्रस्टी के रूप में भी कार्य कर रहा है पर वो ट्रस्टी नहीं है। कंपनी के अंशधारियों द्वारा संचालकों को चुना जाता है, तब उन्हें कंपनी की संपत्तियों और भंडोल को प्रबंध सौंपा जाता है। संचालक मंडल एवं ट्रस्टी उसका प्रबंध करते हैं, अर्थात कंपनी का हित बना रहे उस ढंग से संचालन संपत्तियों का प्रबंध करते हैं। तो ट्रस्टी भी वही काम करते हैं ना, सभी संपत्तियों का प्रबंध करते हैं। कौन सी संपत्ति कहाँ से लानी है, संपत्ति की कीमत क्या तय करनी है, कितनी रकम की आवश्यकता है, फंड कैसे एकत्र करना है, कहाँ पर जमा रखना है, कहाँ पर फंड का उपयोग करना है, सब व्यवस्था करने का काम ट्रस्टी है। तो संचालक भी वही करता है, रकम प्राप्त करेगा, उनकी व्यवस्था करेगा, शेयर प्रकाशित करेगा, शेयर प्रकाशित के बाद रकम प्राप्त होगी, उस रकम का एंट्रिया करेगा, फिर उसका कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, वो सब काम सोचने का संचालक का है। समय संचालक निजी या फायदा नहीं कर सकता, फिर भी संचालक कंपनी के ट्रस्टी नहीं, कंपनी की सभी संपत्तियों संचालकों के नाम पर नहीं परंतु कंपनी के नाम पर होती है। तो संचालक के नाम पर कोई भी संपत्ति होती नहीं है, जो भी संपत्ति होती है सभी कंपनी के नाम से होती है, इसलिए वो ट्रस्टी नहीं है। क्योंकि संचालक निजी लाभ या फ़ायदा नहीं कर सकता, फिर भी संचालक कंपनी के ट्रस्टी नहीं है। कंपनी की सभी संपत्तियों का नाम पर नहीं पर खुद के नाम पर नहीं, स्वयं के नाम पर नहीं, पर कंपनी के नाम पर होती है। जबकि ट्रस्ट में संपत्तियां ट्रस्टियों के नाम और अपने नाम पर कर सकते हैं। तो ट्रस्टी है ना, वो जो भी संपत्ति खरीदे अपने नाम पर खरीद सकते हैं, ट्रस्ट के नाम पर भी खरीद सकते हैं, अपने खुद के नाम पर भी खरीद सकते हैं। लेकिन संचालक स्वयं के नाम से संपत्ति खरीद सकता नहीं, कंपनी के नाम पर खरीदेगा, इसलिए वो ट्रस्टी नहीं है।
अपने नाम से अदालत में दावा कर सकते हैं, जबकि संचालक अदालत में कार्य भी करता है तो वो अपने नाम से कोई भी दावा कर सकता नहीं है, क्योंकि उसके खुद के नाम, खुद की पर्सनल निजी कोई प्रॉपर्टी व्यवसाय की होती नहीं है। संचालक कर्मचारी के रूप में है, लेकिन कर्मचारी नहीं, क्योंकि वो सेवा करता है, उसके बदले वो वेतन प्राप्त करेगा, लेकिन वो उसके बदले पारिश्रम प्राप्त करेगा, वेतन प्राप्त करता नहीं है। कंपनी के संचालक कंपनी के कर्मचारी नहीं है, कुछ हेतुओं के लिए कंपनी के अधिकारी है। उपयुक्त बाबतों पर से स्पष्ट होता है कि कंपनी के संचालकों की कानूनी स्थिति निश्चित करने का काम आसान नहीं है। कुछ हेतुओं के लिए कंपनी के अधिकारी है, परंतु वे कंपनी के वेतन कर्मचारी नहीं। तो कुछ काम है ऐसे है, कुछ बाबतों के लिए स्पष्ट है कि कंपनी के संचालक कानूनी स्थिति निश्चित करने के लिए, अब उनको कानूनी स्थिति निश्चित करने के लिए वो जो काम कर रहे, सेवा कर रहे, उसके बदले उनको कुछ ना कुछ पारिश्रम देना चाहिए, लेकिन वो वेतन प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। कंपनी को जिस तरह से प्रॉफिट हुआ है उसके आधार पर उसको वेतन या अंश पारिश्रम है वो कोई कम या ज़्यादा मात्रा में हो सकता है, लेकिन वेतन हमेशा स्थिर रहता है। कुछ अंशों में वे कंपनी के प्रतिनिधि एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, कुछ अंशों में वे ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार संचालक 4 स्वरूप की लाक्षणिकता रखने वाले विश्वसनीय स्थान पर रखते हैं। तो इस तरह से संचालक 4 स्वरूप में कार्य करते हैं। तो आपको किस रूप में कार्य करते हैं, तो एक प्रतिनिधि रूप में भी कार्य कर रहे हैं, साझेदार के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, ट्रस्टी के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, कर्मचारी के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। 4 रूप में वो कार्य कर रहे हैं, पर वो चारों स्वयं है नहीं, कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी की तरह कार्य कर रहे हैं। वो प्रतिनिधि नहीं है, पर प्रतिनिधि की तरह कार्य कर रहे हैं। वो साझेदार नहीं है, पर साझेदार की तरह कार्य कर रहे हैं। वो ट्रस्टी नहीं है, पर ट्रस्टी के जैसा कार्य कर रहे हैं। तो 4 रूप है उसके, पर वो उस रूप की तरह कार्य कर रहे। वो चारों के नियम उसको प्राप्त होते नहीं है। संचालकों की संख्या तथा उसका पहचान क्रमांक। तो संचालकों की संख्या व्यवसाय में कितनी होनी, तो सार्वजनिक IMP सवाल है, परीक्षा में पूछेंगे, यहाँ पर टिक लगा देना। सार्वजनिक कंपनी के लिए, प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के लिए कम से कम 3 संचालक, 3 से ज़्यादा चलेगा पर 3 से कम नहीं चलेगा, तो 3 संचालक होने बहुत ज़रूरी है। निजी कंपनी के लिए कम से कम 2 संचालक होना बहुत ज़रूरी है, और एकल कंपनी के लिए कम से कम 1 संचालक होना जरूरी। तो एकल कंपनी के लिए 1, निजी कंपनी के लिए 2 और सार्वजनिक कंपनी के लिए 3। ये कम से कम है। और अधिक से अधिक, तो कंपनी में अधिक से अधिक 15 संचालक रखे जाते हैं, 3 से 15, 2 से 15, 1 से 15। परंतु कंपनी विशेष प्रस्ताव पारित करे तो 15 से अधिक संचालकों की नियुक्ति भी कर, तो 15 से अधिक संचालक की नियुक्ति करनी है तो विशेष प्रकार से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा और अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये IMP है, 1 मार्क्स का आपके लिए MCQ या 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ये टिक लगा देना और यहाँ तक रखते हैं आज।